एक दुनिया ऐसी भी एक दुनिया ऐसी भी जानिए पालकों से विशिष्ट बालकों की दुनिया। यह पुस्तक उन अभिभावकों के अनुभवों को साझा करती है जिन्होंने स्पेक्ट्रम पर मौजूद अपने बच्चों की परवरिश की। उन्होंने क्या सीखा, किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे अपने बच्चों के लिए एक अनोखी राह बनाई। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट टीम इन माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ ये संवाद श्रृंखला गत माह फरवरी से कर रही है और आज इस श्रृंखला की आखिरी चर्चा है। और साथ ही इस पुस्तक को भी आज ही एक साल समाप्त हुए, प्रकाशित हुए। तो इस पहल का उद्देश्य यही है कि हम अन्य माता पिता को प्रेरित कर सके ताकि वे डटे रहें, अपने बच्चों के लिए समाधान खोजते रहें और इस सफर में अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करें। साथ ही हम इस समाज को भी जागरूक करें ताकि हम सभी मिलकर एक सजग, एक सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण कर पाए। नमस्कार, मैं सईदा नगमी हुसैन आज आप सभी का इस चर्चा पे स्वागत करती हूँ। मैं एक ऑडिट और कंप्लायंस प्रोफेशनल रह चुकी हूँ, साथ ही एक डिसेबिलिटी पेरेंट कोच हूँ और उसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले ही मैंने शिल्प और कला पर एक नए स्टार्टअप की भी शुरुआत की है। इस दृष्टिकोण के साथ कि हम एक समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हुए अपनी कलाकृतियों के साथ लोगों के दिलों और घरों में अपनी जगह बना पाए। एक विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश बहुत मुश्किल होती है। एक अलग ही यात्रा होती है जिसमें बहुत धैर्य, प्रेम और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। तो इस पुस्तक के कहानियों के जरिए चलिए हम समझते हैं कि इन बच्चों को और इनकी दुनिया को और गहराई से समझते हैं, एक दूसरे का संबल बने और इस सफर को आगे जारी रखें। तो आज के हमारे इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान रहेंगे डॉक्टर रामगुलाम राजदान जी, और उनसे चर्चा के पश्चात हम इस पुस्तक के संकलनकर्ता रविंद्र दुबे जी के साथ भी चर्चा जारी रखेंगे। तो डॉक्टर राम गुलाम राजदान जी एक मनोचिकित्सक है, साइकेट्रिस्ट, जो एमवाई हॉस्पिटल इंदौर में मनोचिकित्सा विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में मानवांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं। और दिव्यांगता पर उन्होंने अपने विचारों कहाँ को चला गया? बड़ी खूबसूरती के साथ इन चार पंक्तियों में इस किताब में उतारा है कि मत धिक्कारो यूं किसी विकलांग को, उड़ने दो थोड़ा उनके विचार को। हर किसी के पास कुछ न कुछ खास होता है, जरा मौका तो दो उन्हें हुनर दिखाने को। तो उनकी इन चार पंक्तियों के साथ आज हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर राम गुलाम जी, आज आपका हम्म, स्वागत करती हूँ मैं इस चर्चा पे। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। आज मैं थैंकफुल हूँ कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मौका मिला। और हाँ, तो जी सर। मेरा ख्याल है कि आप एक बच्चा जन्म लेने के पहले आगे कैसा होगा, इम्पॉर्टेंट है कि उसका प्रीनेटल स्टेट कैसी हो। उसके बाद क्या होता है, नेटल स्टेज मीन्स जो डिलीवरी होती है वो वाली स्टेज। फिर वो पोस्ट नेटल पीरियड, ये जन्म के बाद कि बच्चा कैसा होगा, ये बड़ा स्टेज होती, बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रीनेटल जैसे है उसमें आनुवांशिक और तमाम महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं। ये तीनों फेज बड़ी इम्पोर्टेंट है बच्चे को। गर्भ के बाद में, डिलीवरी के बाद में बच्चा मेंटली कैसा होगा, इन तीनों फैक्टर पर निर्भर करता है। जी, आपने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी इस किताब में दी है कि, तो मैं आज उसमें से कुछ में चर्चा करना चाहूंगी ताकि हम सारे दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंचा पाएं। जैसा कि आपने बताया कि
गर्भावस्था के में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बहुत सारी एहतियातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन से एहतियात हैं जो गर्भावस्था के दौरान और उससे पहले एक स्त्री को लेने चाहिए? और क्या गर्भावस्था के दौरान हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? और खास करके ऑटिज्म होने की संभावना का भी आंकलन किया जा सकता है क्या? यस, उसके पहले इम्पोर्टेंट है गर्भावस्था के पहले वाली स्टेज, प्री नेटल पीरियड। मीन्स बच्चा, जब हम प्लान पेरेंट्स करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, आनुवांशिक फैक्टर और माँ की में बीमारियां, पेरेंट्स फादर में बीमारियां। कोई इम्पोर्टेंट ये है, यदि पेरेंट्स में कोई जेनेटिक बीमारी है, जैसे ऑटिज्म है और कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारी रही है, खास तौर से पार्किंसन डिजीज, ऐसी बीमारियां, तो इनमें क्या होता है कि चांसेस हो कि ऑटिज्म या रिलेटेड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब बिफोर की जेनेटिक कोई प्रॉब्लम ना हो। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि उनमें कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारी नहीं है। तो बिफोर, ऐसा देखा गया है कि एक दो तरह के बच्चे होते हैं, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। जो प्लान बच्चे होते हैं, यूजुअली आजकल पेरेंट्स तो प्लान करके करते हैं, भाई अब चलिए हम बड़े, अब हमको मैरिज हो गया है, बच्चा होना चाहिए, हेल्दी एंड सारा चीज है। तो उस समय दैट शुड बी अनप्लान वे में नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा हो ना हो, और ठीक है हो जाएगा देखेंगे। तो दो चीजें में अंतर है। द चाइल्ड शुड बी वेरी मच प्लान। प्लान में दोनों में देखना चाहिए कि आजकल तो यूजुअली लेट मैरिज तक के होते हैं, वो होते हैं, और बच्चा भी काफी लेट होता है। तो उनमें किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, तो उसको पहले ही जेनेटिक काउंसलिंग करा लेना चाहिए। नाउ कमिंग टू द ड्यूरिंग इंटरनेटल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चे का ग्रोथ होती है, और धीरे धीरे करके आगे चल करके वो एक डेवलप बच्चा, बेबी बन जाता है, बिफोर डिलीवरी फीटस बन जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है कि, जैसा हमने कहा, यदि पहले से पेरेंट्स में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको चेकअप कराना चाहिए, बताना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पहले बच्चा, फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पार्ट। जो भी बीमारियां जेनेटिक वाली होती हैं, जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है, वो फर्स्ट 3 मंथ में होती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस समय गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप कराना चाहिए। मीन्स यदि उसके फर्स्ट मंथ में 1 महीना के जस्ट होने के बाद, आजकल गायनेकोलॉजिस्ट वेल ट्रेन है, जो कि वो जानती हैं क्या जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो पहले से ध्यान रख लेते हैं। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि वो जरूरत पड़ती है, यूजली आल सभी, और प्रेगनेंसी के दौरान मदर को जेनेटिक स्टडी करा लेते हैं, ग्रोथ का कर लेते हैं स्टडी। और दूसरी बात क्या है कि एक असेस कर लेते हैं कि बच्चा हेल्दी है। उसके बाद रेगुलर इंटरवल पर गायनेकोलॉजिस्ट बुलाते रहते हैं, और वो असेस करते रहते हैं कि फीटस का डेवलपमेंट सही है कि नहीं है, नॉर्मल है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं, हार्ट डेवलप हो रहा कि नहीं, या ब्रेन छोटा तो नहीं है। वो ये भी मालूम हो जाता है, यदि कोई रिटार्डेड बच्चा, पॉसिबिलिटी का भी बारे में पता चल जाता है।
आर्टिस्टिक डिसऑर्डर को बहुत सारा ग्रोथ से रिलेटेड नहीं हो पाता है कि कैसे इस बच्चे में आगे आर्टिस्टिक डिसऑर्डर होगा कि नहीं। बाकी ये है कि डेवलपमेंट असेस कर लेते हैं ब्रेन का कि कैसे है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये डिलीवर प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीना, सेकेंड मतलब उसके बाद के 3 महीना, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब लास्ट के 3 महीना। तो फर्स्ट जो बताया जेनेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 महीना मालूम हो जाता है कि उसका बच्चे का ग्रोथ ब्रेन का कैसा है, हार्ट का कैसा है। तो यहाँ पर क्या 3 महीने यदि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं है तो इवन क्या होता है कि अबॉर्शन, लीगल अबॉर्शन की भी सजेशन की तो तीनों ट्राइमेस्टर इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या और कोई बीमारी तो नहीं है मदर में, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो गायनकोलॉजिस्ट को रेगुलर चेकअप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आजकल वो पूरा सोनोग्राफी वगैरह बड़ी एडवांस है, यहाँ तक कि लीगल फ्रेमवर्क में भी करते हैं। बताते नहीं भ्रूण का मेल है फिर की फीमेल है कि वो बगैर गुप्त रखते हुए डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर बता देते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा चेकअप इन ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका ये जानकारी ना ही केवल एक स्त्री या कन्या के लिए बल्कि एक पूरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आज की तारीख में जितना मैंने देखा है, अभिभावक इतने तो जानकार हैं कि वो अपने बच्चों के टीकाकरण या माइलस्टोन का ट्रैकिंग करते हैं, पर इसके अलावा आपने किताब में बताया है कि हमें नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक जांच भी करवाते रहना चाहिए। तो ये कौन सी जांच है जो हमें करवाते रहना चाहिए, कब, किस उम्र में कराना चाहिए और किस विशेषज्ञ के देखरेख में इसको करवाना चाहिए? फिर एक महत्वपूर्ण बात तीसरा स्टेज होती है जो कि डिलीवरी, दैट न्यू लाइफ फॉर द मदर, एंड एक नया जीवन लेकर के जो बॉर्न बेबी है वो आता है। तो उसकी डिलीवरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इमीडिएट आफ्टर बर्थ क्राई बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे का रोना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि वो नहीं रोया, इसका मतलब है उसके ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं गई और पर्सन को रिटार्डेशन या स्पेक्ट्रल ऑटिज्म वगैरह होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर मैंने देखा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी डिलीवरी करते कराते हैं लोग, मगर वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट ना करके कोई नर्स या भाई ही कर देती है। इवन तो और उसको इमीडिएट जो जरूरत है उसकी क्राई ये नहीं होती है। और यदि मान लीजिए बात क्राई नहीं होती है तो आर्टिफिशियल मीन्स है, जैसे थपथपाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं बच्चे को, लेडी डॉक्टर जानते हैं वैसा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्राई, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बर्थ होते ही 2-3 चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई सर में चोट तो नहीं लगी है, दूसरी पीलिया तो नहीं है उस बच्चे में। तो पीलिया बड़ा इम्पोर्टेंट, जॉन्डिस उसके बाद बहुत कॉमन होता है। तो इस सब इसका भी बहुत बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता हो। आप डिलीवरी के समय मैं कहूँगा कि एश्योर कर लेना चाहिए कि मेरे बच्चे की डिलीवरी मदर को गायनेकोलॉजिस्ट ही करेगी और प्रेजेंट रहेगी उस समय टू टेक केयर ऑफ। बड़े बड़े नर्सिंग होम में देखा है मैंने, और जो है मेडिकल रूप में देखा है, बच्चा रिटार्डेशन के लिए आता है, पता चला कि बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला और बच्चा मंदबुद्धि हो गया। तो वो पता चला डिलीवरी अच्छा इस हॉस्पिटल में कराया,
इस लेडी डॉक्टर ने कराया, पर क्या वो मौजूद था? क्या डिलीवरी कराया? यदि एक चीज इम्पोर्टेंट है, जो पीलिया हो जाता है जॉन्डिस को ऑक्सीजन फोटोथेरेपी वगैरह में रखते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दो चीजें बड़ा इम्पोर्टेंट है। बर्थ कराई के बारे में कहना चाहता था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। अब बात आती है कि बच्चे की नियमित चेकअप। तो बच्चा नियमित चेकअप, मैं कहूँगा एटलीस्ट फर्स्ट 12 मंथ में तो मंथली पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, बच्चे के डॉक्टर को दिखाता चाहिए। एटलीस्ट 3 मंथ में एक बार तो जरूर दिखाना चाहिए, पहले 1 साल में। रेगुलर चेकअप उसकी जरूरत होती है, तो फर्स्ट 1 ईयर, और देन 1 ईयर, then 2 year, 3 year, 5 year, and 10 year, 15 years and 18 years। क्योंकि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 90% बाई 5 years हो जाता है। तो उसमें फुल डेवलपमेंट ब्रेन का वॉल्यूम में जो होना है वो हो जाता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये चेकअप, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसमें क्या देखना चाहिए? एक तो पेरेंट्स देखिए बताएं कि वो तो ठीक है, मगर जो पीडियाट्रिशियंस हैं, क्या होता है उनके यहाँ बच्चों की बहुत, ये प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी भीड़ होती है। पता चला कि 10 माएँ उनको वेट कर रही हैं, उनको देखना है 15-20, उनको फटाफट 5 मिनट ज्यादा देखना नहीं। वो बात देखते हैं कि बच्चे को बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, दस्त तो नहीं है। पर यदि माँ कहने लगती है भाई मैं बच्चे का मेंटल हेल्थ के बारे में चेकअप भी बहुत जरूरी होता है, पर वो उस पर इग्नोर कर देते हैं। तो ये थोड़ा बहुत माँ बताती भी है, सर ये बच्चा, ये माइलस्टोन जैसे हम बताएं आपको कुछ, जो माताओं को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं हमारे सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगी कि जिस पर भी लागू हो, अब से भविष्य के लिए इन एहतियाती कदमों को अपने चेकलिस्ट में जरूर रखें, ये चेकअप करवाते रहें। और इसके साथ तीसरे सवाल के और हम बढ़ते हैं। आपने किताब में बताया है कि बच्चों के लिए हमें पोषण संबंधी मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। तो आम तौर पे मानसिक स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बच्चों के खाने में से आटा, मैदा, ग्लूटेन के लिए फिर चीनी और दूध ये सब निकाल देते हैं। और बच्चे भी काफी पिकी ईटर्स होते हैं, तो मतलब जो उनको पसंद है वही काफी लंबे समय तक खाते रहते हैं, दूसरी चीजें खाना पसंद भी नहीं करते। तो ऐसे में पोषण की कमी होना तो स्वाभाविक है। तो ऐसे कौन से जांच हैं जिनको कराकर हम अपने बच्चों के पोषण स्तर का पता लगा सकते हैं? और क्या इसके लिए सप्लीमेंट देना सही होगा? और अगर दें भी तो कब तक दें सप्लीमेंट? उसके जाने के पहले प्रैक्टिकल चीज जानना बहुत जरूरी है। यूजली मदर्स को की क्या माइलस्टोन डेवलपमेंट के होते हैं, और उन जो आजकल तो इंटरनेट है, आपको वन कैन पुट इन इंटरनेट क्या बच्चे का डेवलपमेंट माइलस्टोन है। यूजुअली क्या होता था, जो डॉक्टर मेडिकल में पढ़ाया जाता है वो उसमें पढ़ते हैं क्या माइलस्टोन होते हैं, और उसको वो उसमें पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर इलिस्ट्रेट करते हैं। जनरल एमबीबीएस डॉक्टर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे बच्चे को आ, बड़ा होता है तो अबाउट 6 वीक पर वो थोड़ा सा कुछ से लेकर कुछ जैसे गर्गलिंग साउंड करता है। फिर 3 महीना के आसपास आते ही वो बच्चा जो कुछ इधर से उधर से थोड़ा टर्न करने लगता है। दो तरह का माइलस्टोन, एक फिजिकल, एक मेंटल। मेंटल माइलस्टोन भी इम्पोर्टेंट है, फिजिकल। फिर होते करते क्या होता है, बच्चा 6 महीना का आता है तो वो बैठाने पर बैठने लगता है, और उस समय आते आते बच्चा जो है कुछ पेरेंट्स को नॉन वर्बल रूप में पहचानने लगता है कि मदर है, और फादर इनको पहचानने लगता है। फिर बच्चा 1 साल पक आता है
तो 1 साल के आते आते बच्चा करीब 1 साल से 1.25 साल तक के वो पकड़ 1 साल में पकड़ चलने लगता है, और 1.25 साल तक के वो इंडिपेंडेंट चलने लगा। 1 ईयर फॉर वॉकिंग। फिर और बच्चा होता है बड़ा, तो 1.5 साल के आसपास 2-3 शब्द करता है। 2 साल के आते आते बच्चा पूरे सेंटेंस बदल बात करने लगता है, बता रहे मैं बात करता, मुझे जाना है, मुझे खाना, मम्मी ये दे दो। तो 1 ईयर फॉर वॉकिंग एंड 2 ईयर फॉर टॉकिंग। फिर बच्चा थर्ड जो होता है, जो बताया चेकअप कराना चाहिए, वो है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स आते आते बच्चे को, 3 to 4 ईयर्स, बच्चे को ड्राई हो जाना चाहिए, बेड वेटिंग नहीं करना चाहिए, कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए। तो उस समय उसका डेवलपमेंट देखना बहुत जरूरी है। अब 3 साल के आते आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यदि वो मालूम हो जाता है बच्चा यदि अभी भी सवाल कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, वो बता नहीं रहा, इसका मतलब इज बिहाइंड। तो क्या होता है कि ये रिटार्डेड है, या बच्चे का बात ही नहीं कर रहा है। तो बहुत जरूरी है समझना कि ये बच्चा 3 साल में बात नहीं कर रहा, कुड बी एबनॉर्मल चाइल्ड, माइट बी ऑटिस्टिक, माइट बी रिटार्डेड। फिर आता है 5 साल की उम्र, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस समय बच्चा क्या होता है, आजकल 3.5 साल पर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए मदद तैयार करने लगती हैं पेरेंट्स। और उस समय क्या होता है, बच्चे को बातें 3.5-4 साल तक के अपना नाम बता देता है, अपना टॉयलेट बता देता है, ये सब हो जाना चाहिए। और खाना भी धीरे धीरे खुद खाने लगता है बच्चा, ये सीख जाता है। यदि बच्चा बात नहीं कर रहा है, गुमसुम रहता है, चुपचाप करता है, या बच्चा जो है बोलता नहीं है, इसका मतलब बेबी देयर सम डिफिसिट इज देयर, मतलब डेवलपमेंटल डिले। इट माइट बी रिटार्डेशन, इट माइट बी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। और इसको फिर क्या होता है, 5 साल के बाद में आते आते 5 साल के आसपास से उसका बिहेवियर बच्चे का मालूम होता जाता है, रिटार्डेड है तो। या आर्टिस्टिक है तो जैसे कुछ सिम्टम है कि वो वही खिलौना खेलता है, एक पैटर्न होता है वर्क, गुमसुम रहता है, बातचीत नहीं करता है, यद्यप वो बॉल ब्लैडर कंट्रोल रहता है। तो इट सीम्स दैट इज आर्टिस्टिक। फिर चेकअप हमने बताया, एक 10 साल के आसपास एक वृहद चेकअप, एक यदि अब आगे आता है बात 5 साल के बाद, एक नॉर्मल बच्चा है तो और जरूरत नहीं है। फिर बात आती है कि बच्चे को यदि सब नॉर्मल है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो मस्ट बी अंडर फॉलो अप विद द वन साइकेट्रिस्ट। और वन फिर ये आपके काउंसलर या रिहैबिलिटेशन पर्सन जो इसको सिखा सकता है, साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर। यदि बच्चा रिटार्डेड है, ऑटिस्टिक है, तो इसमें 5 साल तक डायग्नोसिस हो जाती है, और उसको रेगुलर फिर फॉलोअप के लिए अप टू ग्रोथ, फुल ग्रोथ, दैट इज 18 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉर्मल डेवलपमेंट जो बताया कि 90% जो ब्रेन का है 5 साल पर हो जाता है, और 5 साल के बाद में 18 तक आते आते 18 तक ब्रेन इज फुली डेवलप। तो जो डेवलपमेंट होना है बच्चे का, वो 18 साल है। तो उस समय ही जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो किया जा सकता है। रिटार्डेड है तो हाउ टू टीच, हाउ टू एजुकेट द बच्चा चाइल्ड। यदि आर्टिस्टिक है तो कैसे उसको थेरेपीज वगैरह सब बहुत सारे यूज करें, ये है। तो पहली बात यह है कि इस लैंडमार्क ध्यान रखना है। और लैंडमार्क होते होते 18 रिटार्डेड है या सब नॉर्मल डेवलपमेंट है, तो 18 साल तक पूरा प्रयास करना होता है। होता क्या है प्रैक्टिकली, यहाँ मैं बात कहना चाहूंगा, इतने वर्षों तो देखते हुए बच्चा बच्चों के डॉक्टर जाता है, रिटार्डेड है, आर्टिस्ट, बोल नहीं पा रहा है, अरे बड़ा होकर बोल लेगा, कोई बात नहीं, ये गोली लिख कर दे दिया। अब उस टेबलेट में उससे डेवलपमेंट तो होने नहीं, वो तो जो डेवलपमेंट हुआ होना था वो तो हो गया। तो ये सबसे बड़ा हार्म बच्चे के डॉक्टर भी करते हैं कि दवा लिख देते हैं,
आपको बच्चे के डॉक्टर को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, डॉक्टरों को, मगर उनका बच्चा ना जाए तो ये भी नहीं कहते आप इसको साइकेट्रिस्ट पास दिखाएं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पास दिखाएं, या ये रिहैबिलिटेशन पर्सनल को दिखाएं। ऐसा भी सलाह नहीं देते हैं। ये ज्यादा डबल सेकंड हार्म करते हैं वो बच्चों के डॉक्टर। तो यहाँ ये अ, बातें बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि सभी पेरेंट्स को समझना है। माइलस्टोन तो आप देख सकते हैं अपने उस इंटरनेट पर देख सकते हैं क्या माइलस्टोन होते हैं, वेरी वेल वन कैन सी। फिर आती है कि डाइट। डाइट आजकल तो बच्चे को ये स्पेसिफिक होती है कितनी कैलोरी देना है, क्या देना है। और आजकल बच्चों के डॉक्टर भी बता देते हैं कि आपको इतनी कैलोरी देना है, और इतने में कैसे सब अदर तरफ, जैसे 1 साल के बाद में बच्चे को ये होता है कि अब मदर का दूध नहीं देना है, फुल डाइट देना है। 1 साल पहले जो 6 महीना है, टोटली बच्चा, आजकल तो सभी जानते हैं कि बच्चे को सिर्फ मदर मिल्क को देना है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव देन मदर्स मिल्क। तो माँ का दूध पहले 6 महीना में जरूरत है। यदि वो नहीं, माँ का दूध सफिशियंट है, तो फिर आप सप्लीमेंट वगैरह या वो आर्टिफिशियल फीडिंग किया जा सकता है। मैं यहाँ कहूँगा यदि जरूरत है तो बच्चे के डॉक्टर को सलाह ले लेना चाहिए कि हमको क्या इनको सप्लीमेंट देना है। फिर बच्चा जो है धीरे धीरे करके यदि बड़ा होता है तो 1 साल के बाद में तो उसको छुड़ा देना। कभी कभी क्या होता है कि ध्यान नहीं देते हैं, 1.5 2 साल तक बच्चे को मदर मिल्क देते रहते हैं, क्योंकि उसको मदर मिल्क जो है 6 महीना तक सफिशियंट होता है। उसके अलावा यदि सब नहीं है तो उसका फुल डेवलपमेंट बच्चे का प्रभावित होगा यदि हम ये नहीं है। तो आपके यहाँ बहुत सारे फूड्स हैं, अवेलेबल हैं आर्टिफिशियल, जो सब देते हैं ना, वो कुछ एडवाइस भी करते हैं, जैसे आपको अवेलेबल हैं बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, वो बच्चों को डॉक्टर भी मदर देती हैं। तो उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारा एक घर में भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। बच्चे को यूजुअली मदर्स मैंने देखा है कि वो खुद घर में बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे फीडिंग के लिए आफ्टर 1 ईयर, कि बच्चे का टेस्ट भी आ जाए और न्यूट्रिशन भी आ जाए, प्रोटीन वगैरह सब चीज हो जाए, और बच्चा को फिर धीरे धीरे मदर भी जानने लगती है इसको क्या देना है हमको। तो दो फूड जो बहुत इंपॉर्टेंट है सब आफ्टर 1 ईयर, कि सप्लीमेंट क्या देना है और उसमें क्या क्या देना है, बेस्ट है कि तो घर में तमाम चीजें मिला करके बनाया जा सकता है। यूजुअली द पीडियाट्रिशियन आर गुड गाइड। ओके। अ, जी सर। सर ये तो हो गए छोटे बच्चों के बात, क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम खिला सकते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा पिकी भी हो जाते हैं, जिद्दी भी हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं खाना वो खाना है, और फिर ग्लूटीन वगैरह तो हम हटा ही देते हैं। तो क्या क्या बड़े बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है, या कोई टेस्ट करवा के पता कर लगाया जा सकता है कि उनके बॉडी में पोषण स्तर क्या है? ऐसे कोई टेस्ट है क्या? यूजुअली एक तो बच्चे में यदि ग्रोथ के हिसाब से, यदि ग्रोथ नॉर्मल हो रहा है बॉडी वेट के हिसाब से, तब तो ठीक है। अदरवाइज यदि उसकी ग्रोथ पीछे है तो जरूर एक वेट चार्टिंग, एक चार्ट आता है, तो वेट के हिसाब से, उस चार्ट के हिसाब से वेट डेवलपमेंट देखा जा सकता है। उसके अलावा बच्चे में बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं कि जैसे कि प्रोटीन लेवल, सीरम प्रोटीन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, HbAg, ये 2 3 4 टेस्ट हैं जिससे बच्चे को हेल्दी होना बताते हैं। मगर मेन चीज है कि ग्रोथ इस बच्चे का है नॉर्मल और डेवलपमेंट हो रहा है, तो एटलीस्ट सप्लीमेंटेशन अवॉइड करना चाहिए। उस मदर घर में ही फूड बना के देना चाहिए चॉइस का। बच्चे, उनको टेस्ट पसंद नहीं, दूसरा बना के दे दीजिए,
बट नॉट, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर का कुछ ऐसा दे, जैसे कॉमन प्रोडक्ट घर में होती हैं, वह सब्जी वेजिटेबल दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। जी, इससे बहुत सारे अभिभावक को आइडिया आ गया होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे पोषण आहार दे सकें। तो आपने अभी बताया कि बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के थेरेपी और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की भी आवश्यकता पड़ती है बच्चों में सुधार लाने के लिए। पर क्या इसके और बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को अपने बच्चों को प्रदान करने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या दवाइयों का सहारा लेना चाहिए, और अगर चाहिए तो किन परिस्थितियों में दवाइयों का सहारा लेना चाहिए? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको बताएं कि जैसे ज्यादातर जो हमने शुरुआत किया कि बच्चे का डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि नॉर्मल डिलीवरी है, बच्चा हेल्दी है, कोई बर्थ स्पेक्सिया नहीं है, तो स्वयं बच्चा न्यूट्रिशन ठीक है तो डेवलपमेंट होता रहता है। और फिर क्या होता है, यदि बच्चा रिटार्डेड है, और यदि बच्चा मेंटल रिटार्डेड आर्टिस्टिक है, तो दो तीन तीन फैक्टर्स हैं, चीजों के बारे में जरूर कुछ कहना, डिस्कस कर लेना चाहिए। मेंटल रिटार्डेशन का दवा से कुछ भी फायदा नहीं होता। कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो, नहीं यदि बनी होती, आयुर्वेद में ब्रह्म क्या चाहिए, दो तीन दवाएं हैं, बहुत लोग बात करते हैं। एक प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदिक, यू नो वेरी वेल, कि ये ले लीजिए और बच्चा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो। कोई भी ना ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है जो कि ना डेवलपमेंट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा दे, नॉर्मल डेवलपमेंट से ज्यादा बढ़ा दे। तो कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए, इससे नुकसान ज्यादा है। ये पेरेंट्स को दवा देने लगते हैं तो ये सोचते हैं तो बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर उसको जो जरूरत है, यदि बच्चा सब नॉर्मल है, रिटार्डेड है या आर्टिस्टिक है, उसमें अदर्स मीन्स जो बहुत जरूरी है उस पर ध्यान नहीं देते। तो दवाएं जो है कोई भी डेवलपमेंट के लिए कि माइंड डेवलप हो जाए, कोई नहीं बनी है। नहीं तो सभी तो आर्यभट्ट हो जाए, रामानुजम हो जाए। तो आजकल ऐसी नहीं तो बहुत दुनिया भर में ऐसा हो जाता, नहीं हुई है तो इसको नहीं दे, वो सोचना ही नहीं है। फिर आता है आर्टिस्टिक बच्चा है, आर्टिस्टिक बच्चे में जरूर, यदि बताया, ज्यादातर दवाएं 5-6 साल के बाद ही दी जाती है, और जो कि इफेक्टिव है वो मनोचिकित्सा के सलाह से दी जा सकती है कि बच्चे को ये बेहरल वाला ठीक हो जाए। तो अदरवाइज कोई दवा नहीं, डेवलपमेंट के लिए नहीं देने की जरूरत है। जरूरत है बिहेवियर थेरेपी, बच्चे को नॉर्मल, जो उसको कैसे ना किया जाए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपी, इनकी सब, यदि बच्चा आर्टिस्टिक है तो फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। कोई जरूर ध्यान रखें कि कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कि दवा से व्यक्ति का बुद्धि से रामानुजन या बहुत इंटेलिजेंट हो जाए, वैसा नहीं। बहुत सारे अभिभावकों को इस जानकारी से स्पष्टता मिली होगी। खुद मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे इस बारे में चर्चा कर पाई। हमारे एक दर्शक ब्रिजमोहन जी पूछ रहे हैं कि किस महीने में इन संकेतों का पता चलता है, मतलब जब गर्भावस्था के दौरान। और क्या गले में नाल फंसने से, ऑक्सीजन कम होने से भी ब्रेन पर असर हो सकता है? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि ये तो एक्चुअली क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक बीमारी, तो 3 महीने के बाद पता चल जाती है कि बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन है, मालूम हो जाता है। और बहुत अच्छे एडवांस सोनोग्राफी सेंटर्स हैं जो गायनेकोलॉजी कराते हैं। हाँ, नाल फंसने से बर्थ स्पेसिया एक एकाएक कारण होता है, तो वो भी इसीलिए कि स्पर्ट की डॉक्टर्स द्वारा डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी चीजें तो मैनेज कर लेते हैं डिलीवरी के समय, पहले उनको मालूम होता है सोनोग्राफी से ऐसा है, इमीडिएटली दे मैनेज। यदि स्पर्ट है तो मैनेज कर लेगा, नहीं है तो फिर एस्फिक्सिया तो हो ही जाएगा, यदि नॉट पर्सन इज नॉट ट्रेन डिलीवरी वाला। ओके।
अच्छा सर, तो अब हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो आपने भी पुस्तक में आखिर में लिखा था कि माता पिता अपना ख्याल रखें। तो एक डॉक्टर होने के रूप में मैं चाहूंगी कि आप क्या ऐसा कुछ सलाह दें हमको कि हम अभिभावक अपने तनावग्रस्त जीवन में अपने बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाए। क्या करें हम ऐसा? मैंने देखा है कि बहुत कई तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक तो ये होते हैं कि बच्चा हमको एक गिफ्टेड चाइल्ड है, तो हमको जीवन इसके लिए करना है। एक सूरी मिस्टर सूरी की बुक है कि जो हस्बैंड जो अपने क्या इस केंद्रीय मंत्र सेंट्रल गवर्नमेंट में सचिव थे, बहुत माने जाने प्रमुख सचिव थे। सूरी इज वेल नोन, वेरी गुड जर्नलिस्ट भी थे, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट। उन्होंने बुक लिखा है इसके बारे में। तो उन्होंने कैसे पालन किया, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। आई थिंक ही इज मोर जर्नलिस्ट देन द अदर। तो मिस्टर सूरी की किताब बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अपना स्वयं कितना समय बिताया और कैसा फील किया। तो वो एक वो होता है जो सोचते हैं कि हम वो गिफ्टेड है, हमको केयर करना चाहिए। बस दूसरी बात होता है, मिल गया तो मुझे भार हो गया, डिनायल, वो भी होता है। एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, हमें बच्चा है तो आई टू टेक केयर। अब दिस बहुत सारे, जैसे मान लो रिटार्डेंस 3% में, आर्टिस्टिक 2% डिलीवरी में होता है, तो हमारे यहाँ हो गया, सो आई टू टेक केयर ऑफ। मगर हाँ, पेरेंट्स को लिमिटेशन समझना है कि यदि मान लीजिए सीवियरली रिटार्डेड है, तो आफ्टर 18 ईयर्स, जब बताया ना, जब एडल्ट वही लेबर भी ना अमल। सेकेंड, दवाओं से आर्टिस्टिक डिसऑर्डर बहुत हद तक के ठीक हो जाएंगे, पर वो नार्मल होंगे, ये इसके लिए क्वेश्चनेबल है, उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये ट्रामेटिक है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ ठीक है, इतना होगा, आगे ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ लाइक दैट। अपने को ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं कि हमको क्या हो गया, कैसे क्या हुआ। और इसको ये भी नहीं सोचना है इसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, ये दे दें, वो दे। एक रेशनल अप्रोच बहुत जरूरी। पेरेंट्स को अपने लिए ध्यान रखें, दूसरे बच्चों का ध्यान रखें, ये तो है ही है। और दूसरे बच्चों का ध्यान रखें कि वो भी, उनका भी केयर, लालन पालन ठीक तरीके से होता रहे। और उसके अलावा अपने रूटीन काम ये सब करते रहें। कुछ देखा है कि मैंने, आई रिमेम्बर वेरी वेल, एक लेडी थी, वो शिवाजी अबाउट 40 ईयर्स वो ओल्ड। तो उसका रिटायर्ड बच्चा हो गया। एट दैट टाइम आई वाज सुपरिटेंडेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल इंदौर, आई रिमेम्बर वेरी वेल। तो वो कहने लगा, अब ये हमको मिल गई है शिवाजी फ्रॉम आज हमारी मिसेज जैन, ये तो हमारा अब धर्म है, इसको हम पूरी तरह केयर करें, बस सब भूल करके सी वाज ओनली डिवोटेड टू, कहने लगा कि ये डिवोट करना है, ये हमको बहुत सबसे पहला काम है। पर उसको करना है, लिमिटेशन है, हाउ मच यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, वो भी स्वीकार करना। लाइफ की अदर चीजें भी आपको एक्सेप्ट करना है, और ड्रामा में नहीं जाना। डिप्रेशन में ऐसा क्यों हो गया हमारे यहाँ, क्योंकि 2% में होता है, तो कोई भी कहीं भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवेयर। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं बेहद आभारी हूँ कि आपने अपना इतना मूल्यवान समय निकाल के इतनी सारी जानकारी हम सबके साथ आज साझा की। और यकीनन हमारे जो दर्शक हैं सभी को इन सारे महत्वपूर्ण जानकारियों से वो काफी लाभवान होंगे, ये मेरे को भरोसा है। और धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव के ओर बढ़ते हुए, क्योंकि ये इस श्रृंखला की आखिरी चर्चा है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर शिवाली जी को, जो कि इस पुस्तक के संकलनकर्ता रविंद्र दुबे जी के साथ ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शिवाली जी। जी मैम, मैं जरा सर के आने का वेट कर रही थी कि मेरे गेस्ट तो आ जाएं पहले। मैं जी नमस्कार। और डॉक्टर राजदान का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी ज़्यादा जानकारी सॉरी
I've got a bad throat. मैम थोड़ा और पानी नन्ही, पी आपने लीजिए। इतना खूबसूरती से ये सेशन होस्ट किया है। बहुत ही अच्छे सारे प्रश्न आपने पूछे। कुछ प्रश्न रह गए, मैं देख रही थी। तो मैं चाहूंगी कि राजदान सर की टीम या राजदान जी जब उन्हें समय मिले तो ज़रूर उन प्रश्नों का उत्तर दें। नगमी, आपने इतने अच्छे से होस्टिंग किया। मुझे उम्मीद है कि आपके अपने प्रश्न, आपको उनके उत्तर मिले होंगे कुछ तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत आभारी समझ, मतलब आपका कितना आभार प्रकट करूं कि टीम ने मुझे ये मौका दिया कि मैं सर के साथ ये चर्चा कर पाई। क्योंकि मेरे तो पर्सनल सवालों की लिस्ट और भी लंबी है, शायद दूसरे अभिभावक भी ऐसे होंगे। बट मेजर चीज है आज, आज उसके बारे में जानकारी तो मिल ही गई हम। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं रविंद्र सर के साथ। सर, अनम्यूट करें आप, और एक बार आपको हम सभी की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पुस्तक को लेके 1 साल आज पूरा हो गया है, और हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये यात्रा कैसी रही अब तक की। सबसे पहले सभी स्नेहीजनों और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने इतना प्रेम और इतना प्यार दिया मुझे, मेरी किताब को और मेरी टीम को। मेरी टीम में स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की टीम भी शामिल है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। 15 दिसंबर 24 को इसका विमोचन हुआ था। पूरा 1 साल हो गया है, और शायद भगवान की ऐसी इच्छा थी कि अंतिम प्रोग्राम भी इसकी सालगिरह पर ही हो। मेरी पूरी 1 वर्ष की यात्रा संतोषप्रद रही है, और इस यात्रा में द स्पेक्ट्रम अवेयरनेस प्रोजेक्ट का पूरा पूरा साथ मुझे रहा है, और स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस की टीम का पूरा समर्थन मिला है। हर हफ्ते स्पेक्ट्रम अवेयरनेस की टीम हमारे जो अभिभावक है उनके साथ एक लाइव सेशन करती है, जिसमें अभिभावकों ने क्या क्या प्रयास किए और उन्हें कैसे सफलता मिली, सफलता की कहानियां सब दर्शकों तक पहुंची, जिससे उन अभिभावकों को भी लाभ मिला जिनको इस बारे में जानकारी नहीं थी या कम थी। एक दुनिया ऐसी भी यूट्यूब चैनल भी बनाया है, और जितने भी लाइव सेशन होते हैं उसको एक दुनिया ऐसी भी यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट करते हैं, ताकि जो ऑनलाइन नहीं देख पाए हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन जो है बाकी समय में जब भी समय मिले उसको देख पाए। व्हाट्सएप पर इस तरह के कई सारे ग्रुप हैं, तो इस तरह के लगभग 34 ग्रुपों में मैं मेंबर बना हूँ, और इन सारे पोस्ट को इन ग्रुपों में डालता हूँ। और मुझे लगता है कि ये पूरी यात्रा मेरी सफल रही है। मैंने पुस्तक में भी लिखा है कि सफलता जो है परिणामों से नहीं, प्रयासों से नापनी चाहिए। तो मैंने पूरा प्रयास किया है, ताकि जो है मैं इन प्रयासों से सफल खुश हूँ। और इस पुस्तक के माध्यम से ही मुझे एक स्नेहबिलिटी नेशनल अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्सीलेंट सोशल वर्कर का, और पेरेंट्स ग्रुप में मिला है। और इसके लिए पूरा जो भी प्रयास था, मेरे एक दुनिया ऐसी भी परिवार के 62 परिवारों ने जो लिखा है, उसके कारण मुझे ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड एक दुनिया ऐसी भी परिवार को समर्पित है। जी, बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू। आप सभी सभी लोगों को, एक दुनिया ऐसी भी परिवार के सभी अभिभावकों, बच्चों, और जो हमारे केयर गिवर्स हैं, भाई बहन जो सब लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, उन सभी को हार्दिक बधाई। सर, जब ये पुस्तक आई और इसको बनने में कितना समय लगा? मतलब अभी तो हमारे पास ये साल भर से है, और रोज हम इसके कुछ कुछ पन्ने पलट के कुछ नया सीखते हैं हर दिन। लेकिन थोड़ी सी इस यात्रा को इसलिए पूछना जरूरी है कि अभिभावक अपने विचार अमूमन साझा नहीं करते, और लिखित रूप में तो बहुत कम ही लोग करते हैं। लेकिन उसकी उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी बात रखें। तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक को बनाने, संकलन करने तक का आपका जो ये एक भागीरथ प्रयास था, ये आपने किस तरीके से किया? उसमें क्या क्या आपको दिक्कतें आई, या क्या आपके अनुभव रहे, थोड़ा वो भी बताएं। पुस्तक लिखने का प्रयास मैंने जो है जून 2024 से प्रारंभ किया था। उस समय मैंने एक परिवार करके संस्था है, जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके कई सारे हिंदुस्तान भर में मेंबर्स हैं, संस्थाएं और व्यक्ति भी हैं। तो उन सारी संस्थाओं के मैंने नाम, पते, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब निकाले। और चूंकि किताब हिंदी में लिखी जानी थी,
इसलिए मैंने हिंदी बेल्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। साउथ में मैंने लिखा नहीं, क्योंकि हिंदी वहाँ समझते भी नहीं है। एक आध जगह मेल किया था, लेकिन कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया। तो लगभग 250 ईमेल किए, 250 व्हाट्सएप किए, सब लोगों को फ़ोन पर बातचीत किए। सबसे बड़ी समस्या ये थी, जैसे आपने बताया, कि अपने जीवन के कठिन पलों को समाज के सामने रखना और स्वीकार करना कि मेरा बच्चा ऐसा है। वैसे तो सामान्यतः लोग इन बच्चों को छुपा दे, कोई मेहमान भी आता है तो उसको घर के अंदर रख लेते हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन इसको लोगों को निकालने के लिए, इस विचार से, इस झिझक को मिटाने के लिए मैंने कई बार फोन किए हैं और उनको समझाया है कि इससे जो है आपको जो परेशानी हो रही है, जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो सफलता मिल रही है, इससे अन्य लोगों को भी सफलता मिलेगी। इसका एक सामाजिक महत्व है। तो इस सामाजिक महत्व को समझते हुए लोग आगे आए। सबसे बड़ी कठिनाइयां इसमें ये थी कि लोगों का सवाल था, लिखने से फायदा क्या? तो फायदा, जैसे मैंने बताया सब लोगों को, भाई आपका समाज के अन्य लोगों को फायदा मिलेगा। दूसरा ये है कि जितने लोग थे, लेखक कोई नहीं था। कैसे लिखे, क्या लिखें? ऑर्नामेंटल लैंग्वेज होना चाहिए लेखक में, तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ अलंकार हो, अनुप्रास हो, कुछ भी हो। मैं उनको समझाया कि हमें अपने मन की बात मन के शब्दों से कहना है। उसमें कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज या कोई ऑर्नामेंटल लैंग्वेज की जरूरत नहीं, जैसा मन में आए वैसा कहें। दूसरा सबसे बड़ी कठिनाई थी समय की। समय नहीं है। तो उन लोगों को ऑप्शन दिया, मैंने कहा आप व्हाट्सएप खोलो, बोलो, दो चार लाइनें बोलो, एक पेरा बोलो, उसको बोल करके छोड़ दो, मेरे को भेज दो। हर दिन जो है 10-10 लाइनें बोल करके भेजो। तो कई सारे लोगों ने इस तरह से किया। कई सारों को टाइप करने में दिक्कत आती, तो वॉइस व्हाट्सएप मुझे किए, तो उनको संकलित करके मैंने किया। काम बहुत कठिन था। मैंने कई सारे व्हाट्सएप, मतलब एक एक व्यक्ति को कम से कम 8-8 10-10 बार फोन किए होंगे, व्हाट्सएप किए होंगे, मेल किए होंगे, तब मुझे ये सफलता मिली। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी था हुआ कि इस दौरान मेरे लोगों ने, कई लोगों ने व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिए, ईमेल ब्लॉक कर दिए, स्पैम में डाल दिए। लेकिन किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो नुकसान तो सहना ही पड़ता है, वो मैंने सहा भी है। जी जी। तो मैं मेरा अगला सवाल यही है कि सर, जब ये पुस्तक प्रकाशित हो गई और लगभग 10-11 महीने हमने इस पे, जैसे आपने बताया, हर हर हफ्ते हमने किसी न एक अभिभावक या परिवार से जोड़कर इस पे चर्चा की, तो जिन लोगों ने आपके नंबर ब्लॉक कर दिए, जिन्होंने जो आपको पहले जवाब नहीं दिया, क्या उनका कोई रिवर्ट आया आपके पास? या अभी जो अभिभावक जिन्होंने, जो थोड़े सकुच, जो एक संकोच में थे, सकुचा रहे थे कि हम अपनी बात कहें कि नहीं कहें, अब जब ये पुस्तक बाहर आ गई है और लोग इसके बारे में जान रहे हैं, हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, आपको पूरे परिवार को रिकग्निशन मिल रहा है, तो अब उनके क्या विचार हैं इस बारे में? ब्लॉग तो काफी लोगों ने किए थे, लेकिन उसमें से खुशी है कि कुछ लोगों ने इस पुस्तक को खरीदा भी है, पढ़ा भी है और उसको सराहा भी है। सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, जिनको झिझक थी कि हम क्या कहें, कैसे कहें, उन लोगों की झिझक दूर हुई। और उनको, जो अपनी दुनिया में रहते थे, वो बाहरी दुनिया में आ गए हैं। मतलब उनको, जैसे एक 60 लोगों का परिवार तो एक बन ही गया है। लोगों के आपसी बातचीत, फोन कॉल्स, ये सब, मतलब एक परिवार ही हो गया है। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। तो ऐसा विश्वास है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार अकेला नहीं है, मेरा बच्चा अकेला नहीं है, मेरे साथ कई सारे लोग हैं इस दुनिया में। हमारी दुनिया के अलावा भी लोग जो हमारे साथ हुए। कार्यक्रम को लोगों ने पसंद किया है। कुछ अभिभावक तो ये है कि पहली बार जो है हमने इंटरव्यू, जो वो सेशन जो हुआ था, उसमें कुछ बातें रह गई, एक बार और हो सकता है क्या, इस तरह के प्रोग्राम और होना चाहिए। तो ये सब जो है, अच्छा रहा कार्यक्रम। लोगों का आग्रह था इस तरह के कार्यक्रम और भी चलते रहना चाहिए। बच्चे भी फेसबुक पर ऑनलाइन आए, यूट्यूब पर ऑनलाइन आए, तो उनको टीवी पर बड़े स्क्रीन पर देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों की ये इच्छा थी कि हम टीवी पर आए, हम कलाकार बने, एक्टर बने। तो उन लोगों की कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा भी पूरी हुई। और बच्चे भी खुश हैं और बड़े भी खुश हैं। और मैं तो खुश हुई हूँ। जी जी, बिल्कुल, हम लोग सब बराबर ही खुश हैं। और बच्चे जब आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज्ड, ये एक संस्था है जो आप लोग रन करते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस बारे में भी बताएं, और ये भी बताएं कि वहाँ जो भी प्रयास हो रहे हैं उसमें हम लोग एज ए कम्युनिटी, एक समाज के रूप में, हम कैसे आपके साथ सहभागिता दिखा सकते हैं? 1995 में डॉक्टर शिखर जैन और उनकी वाइफ है डॉक्टर कामना जैन, उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा करके एक पौधा रोपा
इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चिल्ड्रंस का, जो आज 30 सालों में वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। और इसमें जितने भी लोग आए हैं, समाज के लोग, परिचित लोग, अभिभावक, सब लोगों ने पानी दिया, खाद दिया, पौधा, खाद पानी दिया, तो वट वृक्ष बन गया है। हमारे एक अभिभावक हैं यशवंत जी पंजवानी, उन्होंने 20,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है दान दी। वो लगभग आज की कीमत के हिसाब से 7-8 करोड़ रुपए की होती है। उस पर एक 2 मंजिला भवन बन गया है। 400 मेंबर वहां पर हैं। और अभी एक वहाँ हॉस्टल भी हम लोगों ने बनाया है। जो एक परिकल्पना थी जो हमने लेकर के चले थे कि हम लोगों के बाद इन बच्चों का क्या। तो उसके लिए हमारी ये कल्पना थी कि हम बच्चों को वहाँ रखें और आजीवन वो वहाँ रहे। तो एक हॉस्टल बना है। वहाँ पर अभी 16 बच्चे हैं और 65 बच्चे हमारे डे स्कॉलर हैं। और यहाँ पर जो समिति है, उस समिति में जो नियम है उसमें ये है कि जो कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे वो केवल वही रहेंगे जिनके बच्चे मेंटली चैलेंज्ड है। अभिभावक ही कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। और समाज जो है हमें सहयोग दे और हमारा सपना साकार हो, उसके लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ समय समय दान सबसे बड़ा है। आर्थिक सहायता कई लोग देते हैं, लेकिन समय जो है वो देने वाले लोग चाहिए, ताकि एक जो पीढ़ी जिन्होंने 95 में चलाया था, वो आगे आने वाले अपने लोगों को सौंप पाए और वो काम को आगे बढ़ा पाए और हमारे उद्देश्य को पूरा कर पाए। जी ज़रूर। तो मैं चाहूँगी कि जो भी लोग हमें आज सुन रहे हैं या बाद में भी सुने, आप इस संस्था से ज़रूर जुड़ें। और मुझे लगता है सर आपको उस कैलेंडर के बारे में बात करना चाहिए इस पुस्तक के साथ साथ। एक चीज समाज समाज का जो रहेगा, समाज जो है ना, समाज से क्या सहयोग चाहिए, आपका एक सवाल भी था। जी तो समाज जो है परिवारों से मिलकर के बना है। सबसे पहली इकाई होती है हमारा अपना परिवार। तो हमारा अपना परिवार कितना स्वीकारता है इस चीज को। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है माँ को होती है। सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत, सबसे ज्यादा संबल देने की जरूरत है, उसको माँ को होती है। और कई सारी माएँ ऐसी देखी मैंने जिन्होंने जो अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा जीवन इन बच्चों के लिए रख दिया। लेकिन ऐसे पेरेंट्स भी देखे मैंने, ऐसे व्यक्ति भी देखे जिन्होंने इन बच्चों के कारण अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ऐसा मतलब मन द्रवित हो जाता है और आक्रोश आता है। समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। समाज इन बच्चों को दया की दृष्टि से नहीं देखे, उन्हें सहकार चाहिए। मैंने किताब में भी एक लाइन लिखी है इन बच्चों की तरफ से। हमें तुम्हारी सहानुभूति नहीं सहकार चाहिए। हमें तुम्हारी सहानुभूति नहीं सहकार चाहिए। हर हमारी सफलता पर फूलहार नहीं, बस प्यार और प्यार चाहिए। इन बच्चों को अपना परिवार का, समाज का अंग माने और इन्हें तिरस्कार नहीं करें, इन्हें प्यार दें। और जैसा मैंने बताया कि हम लोगों के बाद क्या, तो एक सर्व सुविधा युक्त आवास का निर्माण हो जिसमें ये बच्चे आजीवन रह सके। और हमारा प्रयास बहुत छोटा है। अभी 15-16 बच्चे होंगे, यदि हमने बड़ा भी कर दिया तो 100-200 बच्चे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान भर में ऐसे हजारों हजार संख्या में आवास होना चाहिए। और उसके लिए समाज समाज का हर व्यक्ति उसमें सहयोग करेगा। सरकार को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। और बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की है, सिर्फ माँ के ऊपर ही जिम्मेदारी ना डाली जाए। और परिवार में सभी लोग इस बात को समझें कि हम सभी की ज़रूरत पड़ती है एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। तो आपने जो कहा, आपकी भावनाओं को हम सभी समझते हैं। और मैं यही सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे सर ने कहा कि ऐसे अभिभावक जो बच्चों को या परिवार को छोड़ देते हैं इस वजह से क्योंकि बच्चे को कोई एक कंडीशन है, तो उन सभी का बहिष्कार करना एक तरीका हो सकता है। लेकिन उनको समझाना कि आपकी यहाँ जिम्मेदारी है और उनको वापस परिवार की तरफ लेकर आए, वो एक प्रयास हमको सभी को जरूर करना चाहिए। सर आप थोड़े से भावुक हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को थोड़ा सा संभालें। और इस पुस्तक में जो आपने प्रार्थना लिखी है, वो हमने हर बार आपका नाम ले लेके पढ़ी है। और हर बार हम लोग बहुत उस भावना में बह गए हैं। क्या आपके पास वो अभी पुस्तक की कॉपी है? क्या आपके पास वो है? 1 मिनट लगेगा मुझे जी लैपटॉप पर ज़रूर। खोलने तब में। तक मैं
हमारे दर्शकों को, जो जिन लोगों ने यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखे हैं, मैं वो पढ़ लेती हूँ। स्वाति सिन्हा जी कह रहे हैं बहुत बहुत बधाई आपको 1 साल पूरा करने पर। रचना वाघ मैम जो हैं, डॉक्टर राजदान की जान जो चर्चा हुई उसके बारे में कह रही हैं कि बहुत ही अच्छी जानकारी दी। रुचि गुप्ता जी आपको नमस्ते कह रही हैं सर। ब्रजमोहन जी के कुछ प्रश्न थे, हमने कुछ प्रश्न तो लिए, लेकिन राजदान सर की व्यस्तता को देख के हम सभी प्रश्न नहीं ले पाए हैं। और ऐसे ही सीमा पहाड़िया मैम के भी प्रश्न हैं, प्रश्न बहुत वैलिड हैं। मैं चाहूंगी कि आप एक बार जो हमारी संस्था है उसमें बात करें और इस पे खुलकर चर्चा करें। उन्होंने प्रश्न ये उनका प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ, और अगर और भी अभिभावक जुड़ना चाहते हैं इस चर्चा से तो आप रविंद्र सर को संपर्क करें। उनका प्रश्न है, वयस्क होने पर बच्चों में कुछ हॉर्मोन्स के बदलाव होते हैं जो कि नॉर्मल हैं। ये बच्चे शादी विवाह की बातें करने लगते हैं, लेकिन इन बच्चों को हम वैवाहिक मसलों के लिए कैसे समझाएं? ये समस्या अधिकांश पालकों की होती होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये समस्या या इस कंडीशन में आप हैं, सभी लोग अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं, तो एक ग्रुप मीटिंग आप लोग करें जहां आप किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इस बारे में विस्तार से चर्चा हो कि इसे कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ये एक बिहेवियरल कंडीशन है, और सभी बच्चे बड़े होते हैं तो उनको चाहिए कंपेनियनशिप होना। तो मैं चाहूंगी सीमा मैम आप इस प्रश्न को थोड़ा आगे लेकर जाएं। नीना गिरीश जी कह रही है दिस बुक हैज इंस्पायर्ड मैनी एंड विल बी ग्रेट यूज टू मैनी पेरेंट्स एंड टू द कम्युनिटी। नगमी की बहुत बहुत तारीफ कर रही हैं। नगमी आपने बहुत अच्छे अच्छे से सेशन लिया, और बहुत सारी आपके लिए बधाइयों के मैसेजेस सर। विनोद मनचंदा जी जो बहुत समय से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अक्सर हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं, आज भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको कविता मिल गई, अब मैंने हाँ काफी भूमिका हाँ बांधी, आपको समय हाँ मिल गया। हम हाँ। चाहेंगे आज आपके मुंह से हम जरूर वो कविता सुने। पुस्तक लिखने के पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, और वो प्रार्थना पुस्तक के शुरुआत में दी है। हे प्रभु हमें शक्ति दो, हे प्रभु हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो। दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु हमारे बच्चों पर वरदान करो, हे प्रभु हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो, सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ। जो नजरे करे तिरस्कार उन्हें ज्ञान दो, जो नजरे करे तिरस्कार उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करे इसका भान दो, दया नहीं सम्मान करे इसका भान दो। हे प्रभु हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो, दुनिया के झंझावत हमें न डिगावे, हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो, हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो। सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है सर। और अब तो जब मुंह से हे प्रभु निकलता है तो ये प्रार्थना ही शुरू हो जाती है अपने आप से। सो बहुत ही आपने कम शब्दों में लेकिन इतनी बड़ी, हर माता पिता के मन में जो भी भावनाएं हैं, उनको आपने इतने सुंदर से व्यक्त किया। सर जाने का समय हो गया है लेकिन मन तो नहीं कर रहा है, कुछ एक दो सवाल मैं और पूछ लेती हूँ। बट इससे पहले कि मैं सभी लोगों को बता दूं कि एक दुनिया ऐसी भी कि कुछ बच्चों को लेकर जिन जिन अभिभावकों ने अपनी सहमति हमें दी उनके लिए हमने एक कैलेंडर बनाया है, जो इस पेज पे उसकी डिटेल भी दी हुई है। आप चाहें तो वहां से उसको कैलेंडर को खरीद कर उसका पूरा पैसा इस संस्था को ही जाएगा। तो आप जितनी भी मात्रा में खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। रविंद्र दुबे जी सर से आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा तरीका है, आप अपना दिसंबर नए साल की शुरुआत एक अच्छे काम से करें। सर एक दुनिया ऐसी भी के साथ हमने लगभग 10-11 महीने बिताए, तो अभी हमें दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा? क्या एक और पुस्तक आप लिखने वाले हैं? पुस्तक लिखने के लिए विचार तो है, और बहुत प्रबल विचार है। दो तीन विषय हैं जिस पर लिखा जा सकता है। एक तो पहला ये तो ये है कि इसी पुस्तक को आगे बढ़ाया जाए,
अभी 200-250 लोगों से कांटेक्ट किया, उसमें 60 लोग को ने लिखा है। तो शायद और भी लोग तैयार हों, क्योंकि उसके बाद पुस्तक लिखने के बाद कई लोगों ने, 5-7 लोगों ने तो फोन किया था, हम भी लिखना चाहते हैं, क्या करें। तो सबको बोला है भी आप लिख करके तैयार रखें, जब भी आगे की पुस्तक आएगी तो हम लिखेंगे। तो एक तो ये हो सकता है कि मैं इसी को आगे बढ़ा करके इसी श्रृंखला का दूसरा पार्ट निकाले। दूसरा, सिबलिंग इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, उनका अनुभव कैसा रहा है। और जैसे हम लोगों का, अभिभावकों का सवाल है आगे क्या, तो वो सिबलिंग क्या सोचते हैं आगे, क्या उनकी क्या प्लानिंग है, और वो किस तरह से अपने भाई बहनों को रखना चाहते हैं, इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। तीसरा, सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न हमारे पास क्या, इसका सवाल का उत्तर अभिभावक दे सकते हैं, सिबलिंग दे सकते हैं, विशेषज्ञ दे सकते हैं, जितने इस फील्ड में काम करने वाले वो लोग दे सकते हैं, सरकार से सवाल किया जा सकता है। तो एक इस विषय पर भी लिखी जा सकती है। अब इन 3 विषयों में से कौन सी पुस्तक आनी है, ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन पुस्तक आएगी जरूर। दूसरी आएगी तो फिर तीसरी चौथी आना ही है। जी 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 बिल्कुल। और सभी प्रश्न, सभी ये जो मन में आपके विचार हैं, चाहे वो भाई बहनों को लेकर हो, चाहे वो हमारी बात क्या के ऊपर हो, या जो भी लोग आपके साथ पहले नहीं जुड़ पाए किसी भी कारणवश, वो भी जुड़ना चाहें, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा कि ये आप जो आपने एक लाइन ली है कि अपने विचारों को व्यक्त कर सके पुस्तक के माध्यम से, तो वो जरूर आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ये सिलसिला आपकी पुस्तकों के आने का। तो हम हमारे पूरे परिवार की तरफ से स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट टीम, जो अब ऑलमोस्ट एक दुनिया ऐसी भी के परिवार जैसा ही महसूस करता है, हम सभी की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से पुस्तक के 1 साल कंप्लीट होने पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे लिए कोई भी सेवा हो सर, तो हम सिर्फ एक एक मैसेज आप भेज देंगे और हम हाजिर हो जाएंगे। तो आप जब बुलाएंगे हम वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक सदस्य का, एक्सपेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट का, और पूरी टीम का, और जितने भी शुभेच्छु हैं, जितने भी स्नेही जन हैं, जिन्होंने इसको पसंद किया, इसको प्यार दिया है, हमको समर्थन दिया है, सभी का बहुत बहुत आभार। और जल्दी ही अगली श्रृंखला के साथ फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार। जी सर, नमस्कार।